Hello friends, welcome to the channel. Today in this lecture we will discuss about a very important topic of urban geography. It is umland. नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड का अध्ययन करेंगे और अधिवास भूगोल में और अधिवास भूगोल की जो एक और ब्रांच है नगरीय भूगोल स्पेशली, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अमलैंड। अमलैंड का दूसरा नाम, जैसे अभी मैंने बताया, इसके दो टर्म्स हैं। एक तो अमलैंड जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, और दूसरा नगरीय प्रभाव क्षेत्र, अर्बन इन्फ्लुएंस एरिया। तो यहाँ पर हमने दो शब्दावलियों को देखा, एक तो अमलैंड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इसको हम कहते हैं नगरीय प्रभाव क्षेत्र या अर्बन इन्फ्लुएंस एरिया। आप इस टर्म से ही समझ गए होंगे नगरीय प्रभाव क्षेत्र। अमलैंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीय प्रभाव क्षेत्र का मतलब है कि किसी नगर का जहां तक प्रभाव पाया जाता है वह पूरा एरिया कहलाता है अमलैंड। जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है, एग्जाम्पल के लिए, ये जैसा फिगर में हमने दिखाया, ये मान लीजिए एक मुख्य शहर है, मुख्य नगर कोई है, और इंडेक्स में आप देख रहे हैं, हम लोग इंडेक्स की चर्चा कर चुके हैं, वेस्ट एशिया में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि इंडेक्स से आपको इसको मिलाना है। मैं पूरा बता दूं कि इंडेक्स में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले ये रेड और वाइट से मुख्य नगर सिटी को दिखाया गया है, फिर प्राथमिक अमलैंड को दिखाया गया है येलो, फिर गौण या द्वितीय अमलैंड सेकेंडरी अमलैंड को दिखाया गया है थोड़े हल्के येलो कलर से, और ये ब्राउन कलर की ये लाइन है, ये है प्राथमिक अमलैंड की सीमा, अर्थात यहाँ पर प्राइमरी अमलैंड हमारा समाप्त हो रहा है। और ये तीर जो आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है रोड और रेल को, सड़क और रेल मार्ग को, और ये जो बाउंड्री है, डॉटेड बाउंड्री है ऑरेंज कलर की, ये दिखा रहा है सेकेंडरी अमलैंड की बाउंड्री को। तो अब हमारा इंडेक्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और इस इंडेक्स वाली चीजें यहाँ पे जहां जहां दिखाई गई हैं वो हमने देख ली हैं। मुख्य नगर, प्राथमिक अमलैंड, सेकेंडरी या गौण अमलैंड, द्वितीयक अमलैंड, प्राथमिक अमलैंड की सीमा, द्वितीयक अमलैंड की सीमा, और ये आपका हो जाएगा जो तीर के रूप में है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सड़क और रेल मार्ग। और ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं, इसको मैं बता दूं, ये कुछ उपनगर हैं। जो नीले कलर के डॉट्स हैं ये उपनगर हैं, और ये जो रिंग के रूप में है ये ग्रामीण अधिवास को दिखा रहे हैं। अब आइए मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मुख्य नगर है, ये इसका प्राथमिक अमलैंड है, द्वितीयक अमलैंड, रेल रोड, ये बिल्कुल जो ब्लू कलर से गहरा डॉट है ये है उपनगर कोई, और ये रिंग के रूप में है जो इस डॉट से, ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, ये है ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट, और ये है सेकेंडरी अमलैंड की सीमा, और ये है प्राइमरी अमलैंड की सीमा। फिगर आपको ऐसे ही बनाना है, बहुत ही सरल फिगर है, ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस फिगर को बना देंगे। चलिए एक बार हम किसी प्रमुख विद्वान की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी नगर का जहां तक प्रभाव पाया जाता है, इन्फ्लुएंस पाया जाता है, हम क्या कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का बहुत प्रभाव है, यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। तो उसी तरीके से किसी नगर का जहां तक प्रभाव पाया जाता है, प्रभाव का मतलब क्या होगा यहाँ पे, नगर कोई आदमी तो है नहीं, नगर के प्रभाव का मतलब है कि जहां तक के लोगों को ये सेवाएं दे रहा है, जहां तक के लोग इससे सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, वही उसका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये लखनऊ है एग्जाम्पल, और ये उसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो जहां तक के क्षेत्र को लखनऊ सेवाएं प्रदान कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जितने दूर तक के लोग लखनऊ से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, वहां तक का एरिया का है कहलाएगा कि ये क्या है, ये लखनऊ के प्रभाव में है, ये एरिया लखनऊ के इन्फ्लुएंस
के अंतर्गत आ रहा है। मतलब लखनऊ सिटी का इन्फ्लुएंस वहां तक है। तो यही इसका मतलब है कि जहां तक किसी भी नगर का हमारा प्रभाव पाया जाएगा, और प्रभाव का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बुक्स में डायरेक्टली लिख दिया है कि प्रभाव, लेकिन बुक में डिफाइन नहीं किया कि प्रभाव किस रूप में पाया जाएगा। प्रभाव इसी रूप में पाया जाएगा कि वहां के लोग इन क्षेत्रों में आके काम करेंगे। और अगर आपने मेरा पहला वाला इसके पहले जो लेक्चर था वो देखा होगा, जहां हम लोगों ने वॉन थ्यूरन के मॉडल पे बात की है, तो वहां मैंने एक बात बताई थी अंतर संबंधता या अंतर निर्भरता की। मुख्य नगर के लोग भी डिपेंड होंगे सेकेंडरी अमलैंड वाले एरियाज पे, क्योंकि यहाँ खेती इत्यादि होती होगी। और यहाँ वाले लोग डिपेंड होंगे मुख्य नगर पे, क्योंकि इन लोगों को रोजगार के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए मुख्य नगर आना ही होगा। तो दोनों में एक इंटरडिपेंडेंसी वाली स्थिति हमें देखने को मिलती है। और नगरीय प्रभाव क्षेत्र का आपको शाब्दिक अगर आप अर्थ निकालें, तो फिर से वही बिल्कुल सिंपल सा इसका अर्थ निकल रहा है कि किसी भी नगर का जहां तक प्रभाव पाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने लखनऊ का एक एग्जाम्पल देके आपको बताया कि जहां तक के लोगों को वो सेवाएं दे रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ आपका पटना तक सेवाएं प्रदान कर रहा है। जैसे ही लखनऊ की सीमा खत्म होती है, फिर दूसरा शहर शुरू हो जाता है। लखनऊ वहां अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है, जहां तक के लोगों को वो सेवाएं दे रहा है, जहां तक के लोग वहां जा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं और लखनऊ से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी शहर के संदर्भ में, वो कहलाएगा कि ये इस नगर का एक प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ तक नगर ने अपना प्रभाव जमा रखा है, उसके बाहर दूसरे नगर का प्रभाव है। एक नगर का प्रभाव खत्म हुआ, एक नगर की सीमा खत्म हो गई, फिर दूसरे नगर का प्रभाव शुरू हो गया। जितना छोटा नगर होगा उतना कम वो प्रभावशाली होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र कम होगा। और जो हमारा जितना ही बड़ा कोई सिटी है, कोई मुख्य नगर है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस एरिया होगा वो उतना ही ज्यादा विस्तृत होगा। जैसा कि आपने R.E. डिकिंसन, जो कि एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश जियोग्राफर माने जाते हैं, उनकी डिफिनेशन को देखा, वहां पर उन्होंने बताया है, जो अभी हमने मेन कॉन्सेप्ट की बात की, वही चीज़ उन्होंने डिफाइन भी की हुई है कि उन्होंने बस एक काम किया है कि एरिया भी बता दिया है। 32 किलोमीटर, लगभग 20 मील की दूरी तक केंद्र स्थल के समीप में कोई जो एरिया होता है और केंद्र के दैनिक जीवन से वो घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। वही बात जो अभी हमने की थी कि ये वाले क्षेत्र इस पे डिपेंड है और ये वाला क्षेत्र इस पे भी डिपेंड है, और ये दोनों एरिया मुख्य नगर पे भी डिपेंड है। दोनों में एक इंटरडिपेंडेंसी है। यहाँ के और यहाँ के लोगों को, प्राथमिक और द्वितीयक अमलैंड वाले लोगों को नौकरी के लिए, स्टडी के लिए यहाँ आना पड़ता है, और यहाँ के लोगों को शाक सब्जी, खाद्यान्न की आपूर्ति इन ग्रामीण क्षेत्रों से ही हो पाती है। तो दोनों में एक इंटरडिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए R.E. डिकिंसन ने बहुत सही यहाँ पर बताया है कि घनिष्ठ संबंध पाया जाता है दैनिक जीवन के रूप में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं से हमें हो पाती है। जब हम लोगों ने वॉन थ्यूरन का मॉडल देखा था, तो वॉन थ्यूरन का मॉडल आपको याद होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले शाक सब्जी, मुख्य नगर के बाद शाक सब्जी वाला एरिया देखा, फिर लकड़ी, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 बेल्ट्स में खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा था, और लास्ट वाली बेल्ट में पशुपालन अर्थात डेयरी इत्यादि वाली चीज, डेयरी वाला जो प्रोडक्ट्स होता है वो सारा हमको लास्ट वाली छठी बेल्ट से प्राप्त हो रहा था। मतलब क्योंकि पशुपालन वाला जो बेल्ट है हमारा, वो छठा बेल्ट था उसमें। तो वैसे ही वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि जो डेयरी, पशुपालन, वो सारी चीजें, और शाक सब्जी, खाद्यान्न, वो जो होगा वो इन्हीं दोनों अमलैंड में होगा। अभी जब हम लोग पर्टिकुलरली इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि दोनों अमलैंड में किसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और ये दोनों किसको चाहिए? मुख्य नगर को चाहिए। और मुख्य नगर इनको क्या दे रहा है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और अच्छे शिक्षण संस्थान मुख्य नगर में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी और घनिष्ठ संबंध
ये प्राइमरी अमलैंड सेकेंडरी अमलैंड का मेन सिटी से देखने को मिल रहा है। अब हम लोग जो अमलैंड का हमने प्रकार देखा, प्राथमिक अमलैंड और गौण या द्वितीयक अमलैंड, उसको देखते हैं। ये मुख्य नगर है और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जैसे जैसे मेन सिटी से हम दूर जाते हैं, जो इन्फ्लुएंस है मेन सिटी का वो कम होता जाता है। तो ये वो बाउंड्री है जहाँ तक इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, तो उसको हमने कह दिया प्राइमरी अमलैंड। ये नगर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है और जो शाक सब्जी, दूध और जो भी ऐसे सामान है जो शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, वो सारे के सारे सामानों का जो की जो प्राप्ति होती है मेन सिटी को, वो ये प्राइमरी अमलैंड वाला जो एरिया है, जो रीजन है, वहीं से हो पाती है। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये पास में है मेन सिटी के, तो वेजिटेबल्स और मिल्क और जो भी ऐसे सामान है, स्पेशली खाद्यान्न ऐसे होते हैं जो शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं, तो ऐसी चीज़ों की जो आपूर्ति होती है शहर जो हमारा, उसको यहाँ से प्राप्त होती है ऐसी चीज़ें। ये हमारा प्राथमिक अमलैंड है और नगर का इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हमने इसे प्राथमिक अमलैंड कहा है। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम नगर से दूर जाएंगे प्रभाव कम होता जाएगा। और जो हमारा द्वितीयक अमलैंड है, सेकेंडरी वाला, यहाँ का जो प्रभाव है, अब ये जो आपको ब्राउन बाउंड्री दिख रही है, ये यहाँ पर बिल्कुल जो येलो कलर से, डार्क येलो से दिखाया गया है, ये प्राइमरी अमलैंड है। ये जो ब्राउन बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पर प्राइमरी अमलैंड हमारा समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी अमलैंड शुरू हो जाता है। सेकेंडरी का मतलब क्या है? नगर का जितना प्रभाव प्राथमिक अमलैंड में था उतना सेकेंडरी में नहीं रहता है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पर स्पेशली नगर को क्यों इसकी आवश्यकता है? अनाज, खाद्यान्न, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अन्न उत्पादन, अन्न आदि की जो आपूर्ति है, वो नगर को यहीं से हो पाती है। मतलब वेजिटेबल्स, मिल्क और कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब हो सकते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे? वो प्राइमरी अमलैंड से आएंगे। डिफरेंस है दोनों में। और अनाज इत्यादि जो आएगा, वो आएगा हमारा सेकेंडरी अमलैंड से। और जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्राइमरी अमलैंड में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा सिटी का, और सेकेंडरी अमलैंड में इन्फ्लुएंस होगा, वो प्रभाव जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ स्पेशली अन्न इत्यादि ही यहाँ से हमें प्राप्त होगा। जो प्राइमरी अमलैंड होता है, यहाँ से हमें मिल्क, वेजिटेबल इत्यादि तो प्राप्त होता ही है। यहाँ के लोग डेली स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे काम, पढ़ाई के लिए और कार्य करने के लिए, और जो और लोग हैं उनको रोजगार इत्यादि के लिए वो यहाँ डेली आते जाते रहते हैं, उनका दैनिक प्रवास होता रहता है। और इसीलिए इसे हम अभिगंता पेटी या कम्यूटर्स जोन के नाम से भी जानते हैं। दिन में वो लोग आते हैं, शाम को पुनः लौट जाते हैं, क्योंकि ये नगर के पास होता है, आप देख रहे हैं, समीप स्थित होता है, इसलिए उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी अमलैंड है, गौण अमलैंड द्वितीयक वाला, ये यहाँ इन्फ्लुएंस एरिया कम है, और ये क्या हो रहा है, इसकी दूरी भी अधिक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो डेली नहीं आते हैं, उनका दैनिक प्रवास नहीं होता है सिटी की ओर। ये सिर्फ और सिर्फ मेन जो इसका काम है वो अन्न इत्यादि देना मेन सिटी को। तो अगर फिर से हम रिवाइज के रूप में देखना चाहें तो लोगों का आना जाना ज़्यादा, और वेजिटेबल्स, मिल्क और अन्य फूड प्रोडक्ट्स की प्राप्ति जो हो रही है वो प्राइमरी अमलैंड से हो रही है। अन्न की प्राप्ति जो हो रही है वो हमको यहाँ पर सेकेंडरी अमलैंड से हो रही है। और जो अर्बन इन्फ्लुएंस एरिया है वो धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है। अर्बन इन्फ्लुएंस प्राइमरी अमलैंड में सबसे ज़्यादा है, और जो हमारा सेकेंडरी अमलैंड है वहाँ पर वो थोड़ा कम हो जाता है। और सेकेंडरी अमलैंड की जो बाउंड्री है ये ब्राउन और ऑरेंज से, या इसके बाद पूरी तरीके से प्रभाव क्षेत्र समाप्त हो जाता है और फिर दूसरे नगर का प्रभाव क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद इस नगर का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। फिर जो भी इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलेगा वो किसी और सिटी का मिलेगा। मतलब कि ये कोई अगर शहर है, रेड और वाइट से मैंने दिखाया है, इंडेक्स में आप देख रहे होंगे, इस शहर का प्रभाव इतने जो इन्फ्लुएंस है हमको इतने एरिया में, इतने पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
और इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव है उसको हमने, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी अम्लैंड, और जो जहाँ प्रभाव थोड़ा कम है उसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी अम्लैंड। और सेकेंडरी अम्लैंड के बाद तो प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जा रहा है। और यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि रेल और रोड की बात की गई है, और बीच बीच में ये उपनगर भी है। उपनगर हम जानते हैं कि नगर के समीप ही एक ऐसे क्षेत्र विकसित हो जाते हैं जो उपनगर का मतलब ये कि नगर से छोटा, जहाँ पर प्रायः लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ अभी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्तमान समय में कि वहाँ लोग मेन सिटी से हट के वहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी शांति उनको देखने को मिलती है। तो वो हो जाता है हमारा उपनगर। और जनरली ये औद्योगिक नहीं होता, कुछ छोटी मोटी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो जाएं तो वो हो सकती हैं, लेकिन जनरली लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। वो उपनगर, उसको उपनगर का जो बेसिकली अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि वहाँ लोग आते हैं, जमीन इत्यादि लेते हैं, मकान बनवाते हैं, क्योंकि मेन सिटी का जो शोर शराबा है उससे हट के वो रहना पसंद करते हैं। तो ये आपको बीच बीच में यहाँ उपनगर, ये जैसे ये उपनगर है, और ये ग्रामीण अधिवास की स्थिति भी पूरे एरिया में देखने को मिल रही है। तो अब जब भी आप कहीं शहर से बाहर जाएं तो आप जब चलेंगे सफ़र पे तो आपको ये साफ साफ देखने को मिलेगा कि शहर के थोड़ा जब हम दूर जाएंगे तो वहाँ हमको मिल्क वेजिटेबल्स इत्यादि वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े खेत वाले जो क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं जहाँ से अनाज इत्यादि प्राप्त होता है, वो शहर से हमें काफ़ी दूर देखने को मिलता है। वो मेन सिटी से ज़्यादा दूर होता है। तो वो हमारा सेकेंडरी लैंड में होता है। वहाँ आपको मेन रोड के इधर उधर बस खेत ही खेत और फार्मर्स आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा मेनली जो उनका कार्य होता है वो अनाज का उत्पादन ही होता है। और उसके बाद वाला जो होगा प्राइमरी लैंड वाला, वो काफ़ी सघन होता है, सघन बाजार होती है। और ये जो जहाँ पर आपको खेत इत्यादि देखने को मिलेंगे, वो स्थिति जो होगी वो सेकेंडरी लैंड वाली होगी। मित्रों, यहाँ पर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज का एक मैप आपके सामने है, जहाँ पर इसके प्रभाव क्षेत्र को दिखाया गया है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि इलाहाबाद नगर का जो प्रभाव क्षेत्र है इसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये मैप मुझे काफ़ी सर्च करने में मिल गया, तो मुझे लगा आपको इसको दिखा देना चाहिए। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है अम्लैंड का वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि फतेहपुर, प्रतापगढ़, मवई में एक स्थान है, जौनपुर, ज्ञानपुर, मिर्ज़ापुर, रीवा, कहाँ कहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ है। मैप को देख के आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। गंगा नदी और यमुना नदी को भी दिखाया गया है। और इसमें जो लोग इलाहाबाद या उसके आसपास के हैं वो इन क्षेत्रों के नामों से परिचित भी होंगे, जैसे मवैमा, ज्ञानपुर इत्यादि। टोंस नदी को दिखाया गया है। इधर आपका वाराणसी है। और इस प्रकार के अम्लैंड आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पर आपको इसके उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे। जब भी आप शहर से बाहर जाएंगे तो कुछ एरिया आपको ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा कि वहाँ पर अर्बन इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है। और जब आप दूर निकल जाएंगे एक शहर से काफ़ी दूर, जहाँ पर केवल, जैसे मैंने बात की थी, खेत ही खेत दिखेंगे, वहाँ पर क्या होगा, वो सेकेंडरी अम्लैंड हो जाएगा। वहाँ पर अर्बन इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये अपने आप से समझने वाली चीज़ है, और एक एग्जांपल देके मैंने आपको यहाँ पर इसे बता दिया है। तो चलिए आगे अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आंद्रे एलिक्स, एक फ्रेंच विद्वान, इन्होंने ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अम्लैंड टर्म का यूज़ किया था, और यह मानते थे कि यह एक जर्मन वर्ड है। और गिलबर्ट महोदय ये मानते थे कि अम्लैंड की उत्पत्ति ओमलैंड, जो कि एक स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है, उससे हुई है। तो ये चीज़ें उतनी खैर इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे मिल गई तो मुझे लगा कि इसको भी आपको बता देना चाहिए। लेकिन नीचे वाला मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिटी रीजन, अर्बन हिंटरलैंड, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कैचमेंट एरिया, अर्बन फील्ड और अमलैंड। अमलैंड टर्म तो अभी हमने पूरा देख ही लिया।
अर्बन फील्ड, कैचमेंट एरिया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी रीजन और अर्बन हिंटरलैंड। ये सारे टर्म्स अगर आपने अर्बन जियोग्राफी पढ़ी हुई है तो आप ज़रूर जानते होंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टर्म्स हैं और बहुत जगहों पर इसका यूज़ अर्बन जियोग्राफी में होता है। वास्तव में डिकिंसन और हैरिस इन्होंने जैसा अमलैंड जो है वैसी विशेषताओं वाले एरिया के लिए सिटी रीजन वर्ड का यूज़ किया है। FHW ग्रीन इन्होंने अर्बन हिंटरलैंड, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कैचमेंट एरिया शब्दावली का प्रयोग किया है। AE स्मेल्स इन्होंने अर्बन फील्ड टर्म का यूज़ किया है और टेलर और स्टैनली डोज जैसे विद्वानों ने अमलैंड टर्म को ही उचित माना है। कहने का मतलब ये है कि अमलैंड अर्थात नगरीय प्रभाव क्षेत्र के ये और अन्य नाम हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जैसे सिटी रीजन है वो बिल्कुल अमलैंड वाला ही मतलब सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है। सिटी रीजन, अर्बन हिंटरलैंड और जो भी मैंने लिखा हुआ है अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्वान इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सबका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो जो कॉन्सेप्ट अमलैंड का है कि जहाँ तक किसी नगर का प्रभाव पाया जाता है, इन्फ्लुएंस पाया जाता है, उसको हम अमलैंड शब्द उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे ही अर्थों में हम सिटी रीजन को भी बताते हैं। अर्बन हिंटरलैंड, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कैचमेंट एरिया, अर्बन फील्ड को भी हम उसी अर्थ में उसका भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ से आपका एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मान लीजिए कभी सिटी रीजन के बारे में लिखने को आता है तो आप उसके बारे में अलग से भी पढ़िए। सिटी रीजन बिल्कुल ये एक जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट विशेषताएं मिलती जुलती हैं। अलग अलग स्थानों पर विद्वानों ने अलग अलग टर्म्स का यूज़ किया हुआ है। और अगर आपको मान लीजिए अमलैंड के बारे में पता है, आपने इन टर्म्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप थोड़ा वहाँ से मैटर ले सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सहूलियत हो जाएगी। तो कुल मिला के फाइनली एक सारांश के रूप में अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या बताया है, ये जो टर्म्स हैं इनका आप प्रयोग बहुत ही ज़्यादा देखेंगे अर्बन जियोग्राफी में और इनका जो अर्थ है वो काफ़ी हद तक अमलैंड से मिलता जुलता है। बहुत हल्के हल्के से डिफरेंसेस हैं और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टर्म्स का यूज़ कर दिया है। ऑलमोस्ट विशेषताएं वही हैं। डिकिंसन हैरिस ने सिटी रीजन टर्म को ज़्यादा उचित माना है। FHW ग्रीन ने अर्बन हिंटरलैंड, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और कैचमेंट एरिया टर्म्स का बहुत जगह यूज़ किया है। AE स्मेल्स ने अर्बन फील्ड टर्म का यूज़ किया है। टेलर और डोज ने अमलैंड को ही ज़्यादा सही माना है। तो ये अलग अलग बस नाम हैं, ऑलमोस्ट विशेषताएं अमलैंड वाली ही सबकी हैं। और इस प्रकार से ये जो हमारा अध्याय है अमलैंड का, ये यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा पार्ट 1 था। अभी ये पार्ट 2 में मैटर अभी बचा हुआ है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अमलैंड की परिसीमन की विधियाँ, किस प्रकार से हम किसी नगर के प्रभाव क्षेत्र का आकलन करते हैं, कौन कौन सी उसकी विधियाँ हैं, उनका हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।